नमस्कार, द हिंदू अखबार के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनावी दंगल की। हम इसकी रणनीतियों को गहराई से समझेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे। देखिए, ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ चुनावी दांव पेच को समझने के लिए नहीं है, बल्कि इससे हमें गवर्नेंस और सोशल इंजीनियरिंग जैसे अहम मुद्दों पर एक यूपीएससी सेंट्रिक नजरिया भी मिलेगा। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार का चुनावी रणक्षेत्र कैसा दिख रहा है। फिर जो दो बड़े गठबंधन हैं उनकी बनावट को समझेंगे, कौन कितना मजबूत है, कौन कमजोर। उसके बाद बात होगी उनकी स्ट्रैटेजी की, उनके रणनीतिक खेल की, और आखिर में हम देखेंगे कि एडिटोरियल इस पूरे मुकाबले पर क्या निष्कर्ष निकालता है। तो बिहार में चुनावी माहौल एकदम गर्म है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। दो मुख्य खिलाड़ी हैं, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और दोनों ही इस बड़ी चुनावी जंग से पहले अपना अपना घर ठीक करने में लगे हुए हैं। तो चलिए अब इन दोनों खेमों के अंदर थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों की बनावट कैसी है, इनकी अंदरूनी सेहत कैसी चल रही है, इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। और देखिए, यहीं पर ना कहानी में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एक तरफ है एनडीए, जहां सीट शेयरिंग को लेकर चीजें काफी हद तक सुलझी हुई दिख रही हैं, सब कुछ स्मूथ है। वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन, जहां अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है। सीटों को लेकर, लीडरशिप को लेकर हर बात पर एक खींचतान है। और आरजेडी कांग्रेस के बीच तो समझिए एक तरह का कोल्ड वॉर ही चल रहा है। अच्छा, अब ये जो नंबर हैं इन्हें सिर्फ आंकड़े मत समझिए। ये एनडीए के अंदर बदलते हुए पावर बैलेंस की पूरी कहानी बता रहे हैं। गौर कीजिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों 100-100 सीटों पर लड़ रही हैं, एकदम बराबर। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है, और इसी सिग्नल पर हम आगे और बात करेंगे। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, ये अचानक नहीं हुआ है। इसकी नींव तो असल में 2020 में ही पड़ गई थी, जब जेडीयू ने एनडीए में अपने बड़े भाई वाले स्टेटस को खो दिया था। हाँ, उस वक्त बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, मामला शांत हो गया, लेकिन जो जमीन थी वो खिसक चुकी थी। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि भाजपा पहली बार जेडीयू जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एनडीए के अंदर बीजेपी के बढ़ते कॉन्फिडेंस और उसकी बढ़ती ताकत का एक खुला ऐलान है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी अब एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं, मतलब जो पिछड़े जाति के समुदाय हैं, उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ये एक डायरेक्ट चैलेंज है, और ये इस बात का भी संकेत है कि अगर एनडीए सरकार बनाती है तो इस बार पावर डायनामिक्स बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहने वाले। तो ये तो हो गई गठबंधनों के अंदर की बात। अब चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल में वोट हासिल करने के लिए कौन क्या चाल चल रहा है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सोशल इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब सिर्फ जाति का गणित बिठाना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है, एक तरफ तो छोटे छोटे जो कास्ट ग्रुप्स हैं उन्हें अपने साथ जोड़ो, और दूसरी तरफ जाति की दीवारों को तोड़कर एक हॉरिजॉन्टल पहचान बनाओ। मतलब महिला वोटर, युवा वोटर, किसान, सीनियर सिटीजन, इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश। और इस सोशल इंजीनियरिंग को जमीन पर उतारने का टूल क्या है? वो है वेलफेयर स्कीम्स, यानी कल्याणकारी योजनाएं। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीजेपी आमतौर पर सब्सिडीज का विरोध करती दिखती है, वही यहां जाति धर्म से ऊपर उठकर हर तबके तक पहुंचने के लिए सरकारी खजाने का, कह सकते हैं, जमकर इस्तेमाल कर रही है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी चुनावी जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अब ये जो 10,000 रुपए का आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये इसी स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये 1/3 से ज्यादा महिला वोटरों तक सीधी पहुंच बनाने का एक जरिया है। और इससे अंदाजा लगता है कि ये रणनीति कितने बड़े स्केल पर काम कर रही है। अच्छा, तो बीजेपी की इस सोची समझी स्ट्रैटेजी के जवाब में महागठबंधन क्या कर रहा है? उनके सामने चैलेंजेस कम नहीं हैं। एक तो एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग उनके ट्रेडिशनल कास्ट कॉम्बिनेशन को तोड़ रही है। दूसरा, आरजेडी का जो अतीत है वो आज भी उनका पीछा कर रहा है। तो इसके जवाब में वो भी वादों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन कई वादे ऐसे हैं जो शायद ही पूरे किए जा सकें। और सबसे बड़ी बात, जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं, उनके बीच वो एक नेचुरल, एक इमोशनल बॉन्डिंग की कमी साफ दिखती है। तो एक तरफ एक सधी हुई क्लियर स्ट्रैटेजी है,
और दूसरी तरफ एक बिखरा बिखरा सा जवाब। इन सब चीज़ों को देखते हुए द हिंदू का एडिटोरियल इस पूरे मुकाबले पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देता है। और एडिटोरियल का जो निष्कर्ष है वो थोड़ा कड़वा है। वो कहता है, बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि दोनों गठबंधन समूहों की रणनीतियां आशावादी के बजाय निराशाजनक लगती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो चुनाव है ये बिहार के भविष्य की उम्मीदों को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की एक निराशाजनक राजनीति पर लड़ा जा रहा है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि जब चुनाव सिर्फ स्कीम्स, लोकलुभावन वादों और वोट मैनेजमेंट के दम पर लड़े और जीते जाने लगें, तो फिर एक राज्य के जो असली मुद्दे हैं, जो उसका गवर्नेंस है, जो उसका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही बिहार का भविष्य तय करेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे संपादकीय विषय की। ये जुड़ा है पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बदलती रणनीति और उससे पैदा हुए एक बहुत गहरे संकट से। आइए इस पूरे जटिल मसले को परत दर परत समझते हैं। जरा अगस्त 2021 को याद कीजिए। जब तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया तो पाकिस्तान में एक जश्न का माहौल था। सोचिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत की तरह था। लेकिन उस जश्न के ठीक उलट आज की जमीनी हकीकत देखिए, वो बेहद चौंकाने वाली है। तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की जैसे बाढ़ आ गई है, खासकर अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। एक थिंक टैंक के मुताबिक सिर्फ इसी साल में अब तक 2414 लोग उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान के लिए एक जीत जैसी दिख रही थी, वो उसके अपने ही गले की फांस कैसे बन गई? देखिए, इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की दशकों पुरानी एक नीति में, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ या रणनीतिक गहराई। हुआ ये कि अफगान तालिबान की वापसी ने उसके वैचारिक साथी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) को एक नई ऊर्जा दे दी और बस वहीं से हिंसा का ये नया दौर शुरू हो गया। ये जो रणनीतिक गहराई की पॉलिसी है, ये दशकों तक पाकिस्तान की विदेश नीति की नींव रही है। इसका मतलब बड़ा सीधा था, अफगानिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखो ताकि अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत के खिलाफ एक बढ़त मिल सके। और इस पॉलिसी को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा जरिया था अफगान तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने हर तरह से सपोर्ट किया। जब तक अफगान तालिबान एक विद्रोही गुट था, पाकिस्तान ने उसे पनाह दी, पैसा दिया, हथियार दिए, मतलब हर तरह से मदद की। पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये पूरी उम्मीद थी कि जब तालिबान सत्ता में आएगा तो वो उनका वफादार रहेगा, उनके इशारों पर काम करेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये जो तस्वीर है, ये पूरी कहानी बयां करती है। पाकिस्तान की उम्मीद थी एक वफादार क्लाइंट की, पर हकीकत में रिश्ता बना दो संप्रभु यानी सॉवरन देशों का, जिनके अपने अपने हित थे। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार संभाली, वो पुराना संरक्षक और क्लाइंट वाला रिश्ता खत्म हो गया। अब तालिबान एक आज़ाद देश की सरकार थी, पाकिस्तान का कोई प्रॉक्सी गुट नहीं। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP की शक्ल में उसने अफगान तालिबान की जीत से सीधी प्रेरणा ली। TTP की अपनी अलग मांगे हैं। उसे कबायली इलाकों पर अपना कंट्रोल चाहिए, वो सख्त इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है और अपने कैदियों की रिहाई चाहता है। और अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका है। इसके बाद तो दोनों देशों के बीच तनाव के कई नए कारण सामने आ गए। एक तरफ TTP की बढ़ती ताकत, तो दूसरी तरफ डूरेंट लाइन का पुराना सीमा विवाद फिर से खड़ा हो गया, जिसे काबुल ने कभी माना ही नहीं। रही सही कसर पाकिस्तान के उस फैसले ने पूरी कर दी जिसमें उसने हजारों अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया। और शायद जिस बात ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को सबसे ज्यादा परेशान किया, वो थी तालिबान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी। ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सीमा पर सीधी झड़पें होने लगी, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी दशकों पुरानी नीति को पूरी तरह पलट दिया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक नई और बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर दी है। इससे अब एक सीधा और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बमबारी करके अपनी अंदरूनी सुरक्षा की समस्या को सुलझा सकता है? TTP के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले किए।
ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एक नया सिद्धांत बना दिया कि अब से सीमा पार से होने वाले किसी भी हमले के लिए सीधे काबुल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये कदम भारत की उस पॉलिसी की याद दिलाता है जिसमें वो आतंकवाद का जवाब जबरदस्त ताकत से देता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान अब वही कर रहा है जो भारत उसके साथ करता आया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का ये सुरक्षा संकट काफी हद तक उसका अपना ही बनाया हुआ है। दशकों तक उसने एक अजीब सी दोहरी नीति अपनाई, कुछ आतंकी गुटों से लड़ना और दूसरों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पालना। जिस तालिबान को उसने 20 साल से ज्यादा पाला पूसा स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। और अंत में एक जरूरी सवाल, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो अफगानिस्तान पर बमबारी करके अपने देश में लगी आग को बुझा सकता है, तो शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हिंसा का ये नया दौर सिर्फ अस्थिरता को और गहरा करेगा, उग्रवाद को और मजबूत करेगा और इसकी आंच पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है भारत की विदेश नीति पर M.K. नारायणन का एक बहुत ही तीखा विश्लेषण। सवाल ये उठता है कि क्या भारत वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है जहां उसके दोस्त कम हो रहे हैं? चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बातें कह कौन रहा है। M.K. नारायणन ये कोई आम विश्लेषक नहीं है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर और भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। मतलब जब ये कुछ कहते हैं तो सरकार के गलियारों में लोग ध्यान से सुनते हैं और हमें भी सुनना चाहिए। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में आ जाता है, भारत की विदेश नीति को दुनिया की नई सच्चाइयों के हिसाब से ढालना एक बहुत ही जरूरी और फौरी आवश्यकता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। क्या दुनिया वाकई दोस्तों के बिना हो गई है? नारायणन की जो मूल चिंता है वो ये है कि दुनिया तो तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारी विदेश नीति वो अब भी जैसे पुराने नक्शे के सहारे ही चल रही है, और ये भटकाव ये हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, भू राजनीतिक प्रासंगिकता या जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। इसका सीधा साधा मतलब है कि दुनिया के मंच पर आपकी बात का कितना वजन है, आपका कितना असर है। नारायणन को यही फिक्र है कि कहीं भारत की ये आवाज, ये असर धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ था पुराना जमाना जहां कई देश मिलकर नियम कानून बनाते थे, चीजें थोड़ी प्रिडिक्टेबल थीं। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग है, जहां नियम हर रोज बदल रहे हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। और इस नई अनिश्चित दुनिया में भारत कहीं न कहीं खुद को थोड़ा असहज पा रहा है। आइए अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं, पश्चिम एशिया। ये वो इलाका है जहां भारत के बहुत गहरे हित जुड़े हैं, लेकिन नारायणन का कहना है कि हम यहाँ धीरे धीरे अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। हाल ही में जब इस इलाके में शांति बहाली की कोशिशें हुईं, तो बातचीत के मेज पर कौन कौन बैठा था? तुर्की था, मिस्र था, कतर था। ये वो देश थे जो पूरी बातचीत को लीड कर रहे थे। और भारत वहां था ही नहीं, एक कंस्पिक्यूअस एब्सेंटी, मतलब साफ तौर पर गैर मौजूद। सोचिए, जब उस क्षेत्र का भविष्य तय हो रहा था, भारत उस कमरे में ही मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये एक बहुत गंभीर संकेत है कि पश्चिम एशिया में हमारा प्रभाव घट रहा है। और तो और, गाजा सुलह शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, वहां भारत ने अपने सबसे निचले स्तर के अधिकारी को भेज दिया। इससे दुनिया को क्या संदेश गया? यही कि ये मुद्दा हमारी प्राथमिकता में नहीं है और हम इस क्षेत्र की राजनीति से खुद को कितना अलग थलग कर चुके हैं। चलिए दूर के इलाकों को छोड़िए, जरा अपने पड़ोस में झांक कर देखते हैं। नारायणन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। नेपाल में हाल में जो युवा आंदोलन हुआ, जिसे जेनजी रेवोल्यूशन कहा गया, जरा उसे याद कीजिए। हमारे ठीक बगल में इतना बड़ा सामाजिक और राजनीतिक भूचाल आ रहा था, और भारत की भूमिका क्या थी? हम बस एक मूक दर्शक बने देखते रहें, जैसे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। ये हमारे अपने पड़ोस में हमारी नीति की एक बड़ी कमजोरी दिखाता है। अब जरा उत्तर पश्चिम की तरफ देखिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर जैसे आग लगी हुई है।
हो सकता है हमें इस बात में थोड़ी तसल्ली मिले कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, पर नारायणन चेतावनी देते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक सोच है। ये अस्थिरता सीधे सीधे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है और इस पर बहुत गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और कहानी बस यही नहीं रुकती। बांग्लादेश और श्रीलंका, जो हमारे पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं, वो भी अब हमसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। ये एक तरह की राजनयिक पहेली बन गई है कि आखिर हम अपने सबसे करीबी पड़ोसियों के साथ भी स्थिर और मजबूत रिश्ते कैसे बनाए रखें। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, जो है चीन। नारायणन के मुताबिक चीन भारत के लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल पहेली है। जैसा कि नारायणन खुद कहते हैं, भारत के लिए ये मान लेना ही बेहतर होगा कि चीन एक ऐसी पहेली है जिसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सीधे सपाट नहीं हैं और हमें किसी जादू की छड़ी या आसान समाधान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और यहीं पर धारणा और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी और खतरनाक खाई दिखती है। हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि शांति बस आने ही वाली है और गलवान तो एक मामूली घटना थी, लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हालात जस के तस हैं, सीमा पर तनाव बना हुआ है और बातचीत में कोई ईमानदारी या ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। और ये सिर्फ सीमा का विवाद नहीं है, ये चीन की एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। छोटे कारोबार हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, रिसर्च सेंटर हों या फिर साइबर स्पेस हो, चीन हर मैदान में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और इसका सीधा निशाना भारत के प्रभाव को कम करना है। ये कोई साधारण खेल नहीं, ये एक मल्टी लेवल चेस गेम है। तो इन तमाम चुनौतियों को देखने के बाद सवाल उठता है कि हम खड़े कहाँ हैं? और नारायणन का जो निष्कर्ष है वो एक आखिरी चेतावनी की तरह है जो हमें फौरन एक्शन लेने के लिए कह रहा है। ये पूरा लेख एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। दुनिया में पावर का संतुलन बदल रहा है। जैसे जैसे अमेरिका का प्रभाव घट रहा है, एशिया में चीन के नेतृत्व में एक नई व्यवस्था उभर रही है और भारत इस नई सच्चाई के बिल्कुल बीच में खड़ा है। और आखिर में नारायणन हमें एक सदियों पुरानी कहावत याद दिलाते हैं, शाश्वत सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी आज़ादी और सुरक्षा को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। और अंत में नारायणन हमें एक ऐसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो सिर्फ कूटनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। किसी भी देश की विदेश नीति उसकी अपनी अनूठी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा आखिर कैसे कर सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दांव पर सिर्फ हमारी सीमाएं नहीं लगी हैं, बल्कि हमारा पूरा अस्तित्व और हमारी पहचान लगी है। हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय भारत में पर्यावरण डेटा को लेकर जो एक बड़ा संकट चल रहा है उससे जुड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां हमें बचाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वही हमें धोखा दे रहा है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारी पॉलिसी, हमारे पब्लिक ट्रस्ट और हमारी इंटरनेशनल साख से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। जरा सोचिए, क्या होता है जब निगरानी का मतलब ही धोखा बन जाए? इसके जो परिणाम हैं वो सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो चलिए इस धोखे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में जो ऑफिशियल डेटा है और जो लोगों का असल अनुभव है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई है। और ये कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ सरकारी डेटा कहता है कि दिल्ली की हवा मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है, और दूसरी तरफ वही के नागरिक जहरीली धुंध में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ठीक ऐसा ही लखनऊ में होता है, जहां शोर का स्तर सुरक्षित बताया जाता है, जबकि हकीकत में वो खतरनाक लेवल पर है। डेटा एक कहानी कह रहा है और लोगों का अनुभव बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, कोई भी पोल्यूशन पॉलिसी उतनी ही अच्छी हो सकती है जितना अच्छा उसका डेटा हो। अगर डेटा ही गुमराह करने वाला है तो नीतियां तो फेल होंगी। साथ ही पेरिस एग्रीमेंट और WHO के स्टैंडर्ड्स जैसी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पर भारत की साख भी दांव पर लग जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी खराब है? नहीं,
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि गवर्नेंस की नाकामी है। हमारे सिस्टम में कुछ बुनियादी खामियां हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। असल में ये प्रॉब्लम कई लेवल्स पर है। पहली बात, सेंसर्स जानबूझकर ऐसी जगहों पर लगा दिए जाते हैं जहां पोल्यूशन कम हो। दूसरी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अपने ही नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता। तीसरी बात ये कि इस डेटा को चेक करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट साइंटिफिक संस्था ही नहीं है। और चौथी, महंगी टेक्नोलॉजी खरीद तो ली जाती है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उसके पीछे कोई साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं होता। इस डेटा के धोखे की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, अपने स्वास्थ्य और अपने अधिकारों से। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका सीधा और दर्दनाक असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। पूरे भारत में पोल्यूशन हर नागरिक की औसत उम्र लगभग 5 साल कम कर देता है। ये एक साइलेंट पैंडेमिक है, एक मूक महामारी जो हर साल लाखों जानें ले रही है। और अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर दिल्ली WHO के स्टैंडर्ड्स को पूरा कर ले तो यहाँ के लोगों की औसत उम्र 8.2 साल बढ़ सकती है। सोचिए जरा, हम क्या खो रहे हैं। ये मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो जब पोल्यूशन का डेटा ही गलत हो तो ये सीधे तौर पर इस मौलिक अधिकार पर हमला है। और तोहर ये आर्टिकल 19 के तहत सूचना के अधिकार को भी कमजोर करता है। इस भ्रामक डेटा के पीछे इंसानी पीड़ा छुपी है जिसे रोका जा सकता था। स्टडीज बताती हैं कि पोल्यूशन फेफड़ों को परमानेंट नुकसान पहुंचा रहा है और बच्चों में मायोपिया तेजी से बढ़ा रहा है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ही झूठ बोलता है तो अस्थमा से पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग अनजाने में ही जहरीली हवा में सांस लेते रहते हैं, ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। तो अब सवाल ये है कि इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे जोड़ा जाए। समाधान मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक ईमानदारी की जरूरत है। आगे का रास्ता इन 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, विज्ञान को आधार बनाना, मतलब हर फैसला साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के आधार पर हो। दूसरा, ओपन डेटा, सारा का सारा रॉ डेटा जनता और रिसर्चर्स के लिए खुला हो। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक निष्पक्ष तीसरी पार्टी रेगुलरली सिस्टम की जांच करे। और चौथा, सिटीजन ओवरसाइट, यानी लोगों को इस प्रोसेस में शामिल होने। और ये चेतावनी बिल्कुल साफ है, अगर हमने ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक कठोरता को आधार नहीं बनाया तो ये महंगे रियल टाइम नेटवर्क्स सिर्फ एक रियल टाइम धोखा बनकर रह जाएंगे। एक ऐसा धोखा जिसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये बहस सिर्फ मशीनों या सेंसर्स के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में और सरकार में उनके विश्वास के बारे में। क्योंकि विश्वसनीय डेटा ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।